हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डेली स्टडी। आज बैंकिंग का लेक्चर नंबर 7 होगा जिसमें हम कवर करने वाले हैं नए पॉइंट्स ऑफ बैंकिंग का अकाउंट। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। टुडे जो सम ले रहा हूँ, अभी 2-3 लेक्चर्स और है इसके बाद, मतलब 7, 8, 9 2 लेक्चर्स और रहेंगे, खत्म हो जाएगा बैंकिंग। आज की क्लास में हम एक कंप्लीट फाइनल अकाउंट करने वाले। मतलब पहले लेक्चर्स में जो हो रहा था, हम खाली बैलेंस शीट कर रहे थे, खाली प्रॉफिट एंड लॉस कर रहे थे, बट आज ना बैलेंस शीट ना प्रॉफिट एंड लॉस, कंप्लीट फाइनल अकाउंट। मतलब पूरा का पूरा 16 शेड्यूल बनने वाला है, पूरे 16 शेड्यूल्स है। शेड्यूल नंबर 1, 2, 3 जो भी रिक्वायरमेंट है, आप इधर 11 शेड्यूल्स आपके ये दिखते और पूरे प्रॉफिट एंड लॉस। ये तो पुराना सम है, बट आपको पूरे 16 शेड्यूल्स प्रिपेयर करने हैं, पूरे 16 शेड्यूल्स। 1, 2, 3, 4, 5 देख सकते हो, पूरे 16 शेड्यूल्स मैंने बनाए। जिसका रिक्वायरमेंट है वो बनेगा, जिसका रिक्वायरमेंट नहीं है बनाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आपके सामने है, एडजस्टमेंट आपको दिया है। अब यहाँ पे एडजस्टमेंट पहचानना है और 2 इफेक्ट देना। और कुछ एडजस्टमेंट नहीं होते, वो इंफॉर्मेशन होता है तो उसका इफेक्ट नहीं आता है। कुछ एडजस्टमेंट कंटीजेंट लायबिलिटीज होती है, उसे आप सॉल्व नहीं करते हो। ठीक है क्या? चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। ऑडिट का खर्चा, एक्सपेंस शेड्यूल नंबर 16 में जाएगा। बैंक का प्रीमाइसेस प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी बैंक का क्या है? फिक्स असेट है, शेड्यूल नंबर 10। बिल डिस्काउंट किया मतलब एडवांस दिया है, एडवांस कहां जाता है? शेड्यूल नंबर 9 में जाता है। बैलेंस विद अदर बैंक, अगर आरबीआई के साथ है तो 6 और अदर के साथ है तो 7 में जाता है। कैश ऑन हैंड एंड विथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई के साथ है तो 6 में। डायरेक्टर का फीस सर खर्चा है 16 में जाएगा। जनरल खर्चा 16 में जाएगा। गवर्नमेंट का सिक्योरिटीज मतलब इन्वेस्टमेंट किया है, इन्वेस्टमेंट जाएगा शेड्यूल नंबर 8 में। इनकम टैक्स पे किया, ये तो टैक्स पेड है, टैक्स पेड नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जाएगा। आपने 16 में लिखा तो भी चल जाएगा। ठीक है क्या? अभी इसमें सिर्फ टैक्स लिख रहा हूं। इंटरिम डिविडेंड पे किया, डिविडेंड इज योर एप्रोप्रिएशन, डिविडेंड प्रॉफिट के बाद जाता है, इसे हम एप्रोप्रिएशन कहते हैं। नेक्स्ट, इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट्स एंड बोरोइंग, लोगों का डिपॉजिट, लोगों के बोरोइंग पे बैंक ने इंटरेस्ट पे किया है, मतलब बैंक का खर्चा है। किस चीज का? इंटरेस्ट का खर्चा मतलब शेड्यूल नंबर 15, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड के शेड्यूल में जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड, ये तो इन्वेस्टमेंट हो गया, 8 में जाएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, मैंने बताया था हम जो अदर इनकम कमाते हैं उसी में से लॉस माइनस करते, शेड्यूल नंबर 14। मनी एट कॉल, भाई बैलेंस विद बैंक, मनी एट कॉल इसी शेड्यूल का नाम है। प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन करवा दिया है, शेड्यूल नंबर 16। कंट्रीब्यूशन, खाली फंड रहता, ओनली फंड रहता, कंट्रीब्यूशन नहीं रहता तो रिजर्व्स में जाता, लेकिन कंट्रीब्यूशन है मतलब खर्चा है, और खर्चा है तो शेड्यूल नंबर 16 में जाएगा। नेक्स्ट, सैलरीज एंड अलावेंस 16 में जाएगा। इन्वेस्टमेंट शेड्यूल नंबर 8 में आ जाएगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 16 में आ जाएगा। लोन, कैश, क्रेडिट, आपने लोन दिया है, उधार दिया है तो आपने एडवांस दिया है, एडवांस कौन से शेड्यूल में जाता है? 9 में। शेयर कैपिटल शेड्यूल नंबर 1 में। ब्रोकरेज, कमीशन, इनकम होता है, कौन सा इनकम होता है? अदर इनकम, शेड्यूल नंबर 14 में। करंट अकाउंट क्रेडिट पे दिया है मतलब 3 में जाएगा। कंटीजेंट अकाउंट, रिजर्व्स बोलते हैं इसे, कंटीजेंट अकाउंट मतलब रिजर्व, और रिजर्व मतलब रिजर्व्स एंड सरप्लस। इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, बैंक का इंटरेस्ट इनकम होता है, क्रेडिट साइड पे दिया है, शेड्यूल नंबर 13 में जाएगा। इन्वेस्टमेंट रिजर्व्स एंड सरप्लस में। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गोल्ड, गोल्ड बेच के प्रॉफिट कमाया, अदर इनकम में जाएगा, ये तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है। बोरोइंग्स में जाएगा। सेविंग बैंक डिपॉजिट में जाएगा। रिजर्व फंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। मार्किंग समझा है पक्का? ऐसा कोई शेड्यूल जो नहीं समझा है? एडजस्टमेंट आएगा, एक एक करके सॉल्व करेंगे। एडजस्टमेंट, ये जो इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट है आता ही है, कंपलसरी रहता ही है। नेक्स्ट है बिल डिस्काउंट एंड रीबेट, ये एक ऐसा एडजस्टमेंट है जो आपके बैंकिंग को कंप्लीट करता है, तो ये बिल डिस्काउंट के ऊपर एडजस्टमेंट है। फिर ड्यूरिंग द ईयर प्रीमाइसेस 25,000 का परचेज किया था, मतलब एडजस्टमेंट प्रीमाइसेस के ऊपर है। उसके बाद डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करना है? 5% ऑन द ओपनिंग बैलेंस। प्रोविजन फॉर टैक्स, इस साल का टैक्स कितना भरने का है? 40%।
आउट ऑफ द लोन एडवांस दिया है, बिल कलेक्शन, बिल फॉर कलेक्शन, कंटीजेंट लायबिलिटीज, मतलब 3 एडजस्टमेंट है, एक इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, एक बिल डिस्काउंट है और एक डेप्रिसिएशन है। टैक्स तो कंपलसरी है, समझ में आ गया। चलिए तो स्टार्ट करता हूँ। पोस्टिंग ऑडिट फीस कहाँ जाएगा? ऑडिट फीस लिखा है आपने शेड्यूल नंबर 16 के अंदर। ऑडिट फीस कितना है भाई? 30,000। समझ में आ गया। बैंक प्रीमाइसेस कितना है? 15 लाख। जरा ध्यान से इधर दिया था, ड्यूरिंग द ईयर प्रीमाइसेस वर्थ 25,000 परचेज किया। आज इसका वैल्यू कितना दिख रहा है? 15 लाख। हमने इस साल 25,000 का अगर परचेज किया था तो इसका मतलब इसका ओपनिंग वैल्यू कितना था? 15 लाख था क्या? नहीं, ये तो क्लोजिंग वैल्यू है। तो इसका ओपनिंग वैल्यू बैंक प्रीमाइसेस का कितना था? तो बैंक का ओपनिंग वैल्यू था 14,75,75, ऐड किया हमने 25, तो इस तरह उसका वैल्यू हो गया 15 लाख रुपए। समझ में आया? हाँ या नहीं? पक्का? तो सर 15 लाख में 25,000 ऐड नहीं कर सकते? मिला नहीं कर सकते। क्यों? अगर आप परचेज करो तो उसका दूसरा इफेक्ट तो देना पड़ेगा 25,000 का। अब दूसरा इफेक्ट परचेज किया तो कैश अकाउंट में से माइनस करना है, नहीं करना, ये अपने को मालूम नहीं है कि कैश में खरीदा है, उधार में खरीदा है, कैसे खरीदा है। इसलिए हमने ये 15 लाख का प्रेजेंटेशन दे दिया, मतलब ये 25,000 इग्नोर ही हो गया, इफेक्ट तो दिया ही नहीं, खाली प्रेजेंटेशन। समझाइए? प्रॉब्लम टैली फिर भी होएगा। क्यों? जो अमाउंट दिया वही अमाउंट लिखा है मैंने। अंडरस्टूड? चलिए, अब उसके बाद डेप्रिसिएशन देना है और उसने बोला है डेप्रिसिएशन 5% देना है ऑन ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस क्या है? 14,75,000। इस पे कैलकुलेट टक 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 करने कौन बोल रहा है? सबर करो। किस पे कैलकुलेट करना है? बस ये बोला मैंने। समझाइए आपको? चलिए नेक्स्ट, उसके बाद है बिल डिस्काउंट। कहां जाएगा? शेड्यूल नंबर 9 में। तो बिल डिस्काउंट शेड्यूल नंबर 9 में आ गया। बैलेंस विथ अदर बैंक, अदर बैंक मतलब शेड्यूल नंबर 7 में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? कैश ऑन हैंड रिजर्व बैंक बाय कैश इन हैंड विथ आरबीआई में जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, डायरेक्टर का फीस शेड्यूल नंबर 16 में, डायरेक्टर फीस आ गया। क्लियर है? फिर जनरल एक्सपेंसेस 16 में जाएगा भाई, जनरल एक्सपेंसेस 16 में जाएगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, उसके बाद गवर्नमेंट का सिक्योरिटीज इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट में आ गया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। उसके बाद इनकम टैक्स पेड किधर जाएगा? टैक्स में जाने वाला है। अगर आपने 16 में लिखा है तो भी चलेगा, या नेट प्रॉफिट इधर आप डाल दोगे तो भी चल जाएगा। क्लियर है क्या? नेक्स्ट, उसके बाद क्या है? इंटरिम डिविडेंड। ये भी क्या है? एप्रोप्रिएशन। मैंने टैक्स पेड का इफेक्ट अभी दिया नहीं क्योंकि 40% टैक्स कैलकुलेट करने का बाकी है, इसलिए। इंटरिम डिविडेंड पेड कितना? 187,500 किधर जाएगा? एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कि नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन, आफ्टर टैक्स में ओपनिंग ऐड करेंगे तो बिफोर एप्रोप्रिएशन मिलता है। उसमें स्टैट्यूटरी रिजर्व तो ट्रांसफर करते ही हैं, एक्स्ट्रा यहाँ पे अपन ने क्या ट्रांसफर किया? इंटरिम डिविडेंड। कितना इंटरिम डिविडेंड? 1,87,500 प्रॉफिट में से माइनस होता है। समझ में आ गया? फिर उसके बाद क्या है? इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट शेड्यूल नंबर 15 में आ जाएंगे। इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट मतलब एक्सपेंडेड में आ जाएंगे। समझ में आया? फिर क्या है बाबा? स्टेट गवर्नमेंट का बॉन्ड मतलब इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट में आ गया। फिर क्या है बाबा? लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट शेड्यूल नंबर 14 में से माइनस हो जाएगा, तो लॉस ऑन सेल इन्वेस्टमेंट माइनस हो जाएगा। समझ में आया? फिर क्या है? फिर क्या है? फिर क्या है? मनी एट कॉल भाई, मनी एट कॉल इसके अंदर आ जाएगा शेड्यूल नंबर 7 में। नेक्स्ट, प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन शेड्यूल नंबर 16 में प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया। फिर क्या है? सैलरीज एंड अलावेंसेस आ गए। फिर क्या है बाबा? इन्वेस्टमेंट इन कंपनीज इन्वेस्टमेंट के शेड्यूल में जाएगा। फिर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरीज आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या है? लोन, कैश, क्रेडिट, एडवांस है, एडवांस में डाल दिया। समझ में आया? अमाउंट कितना है भाई? हाँ, अमाउंट नीचे आ गया, लोन ऊपर जाएगा। ठीक है, ये लोन्स बट अमाउंट इधर आ गया, अमाउंट ऊपर डाल देना। आई होप डेबिट क्रेडिट का जो पोस्टिंग है समझ में आ गया। अब क्रेडिट साइड पे शेयर कैपिटल में जाएगा 37 लाख। ब्रोकरेज कमीशन 14 में जाएगा, 14 में ब्रोकरेज एंड कमीशन डाल दिया। फिर करंट अकाउंट मतलब डिपॉजिट बनाए, हाँ सर डिपॉजिट बनाए, तो डिमांड डिपॉजिट में डाल दिया। कंटीजेंट अकाउंट रिजर्व्स एंड सरप्लस बनाया क्या? रिजर्व्स एंड सरप्लस में डाल दिया। फिर इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट इनकम है, इंटरेस्ट ऑन में डाल दिया। क्लियर? नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गोल्ड, यहां पे आ जाएगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गोल्ड।
फिर ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखो यहाँ पे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ऐड करते हैं ओपनिंग बैलेंस 6,25,000। फिर क्या है बाबा, उसके बाद बोरोइंग्स फ्रॉम अदर बैंक, शेड्यूल नंबर 4 में बोरोइंग्स का शेड्यूल, हाँ सर बोरोइंग्स का शेड्यूल है। फिर सेविंग बैंक डिपॉजिट बाय सेविंग बैंक डिपॉजिट्स में आ गया। रिजर्व फंड इन्वेस्टमेंट इन स्टेट गवर्नमेंट रिजर्व्स एंड सरप्लस में आ जाएगा। पोस्टिंग क्लियर। सिर्फ एक अलग किया मैंने, क्या, ये 15 लाख का। दूसरा, मैंने इनकम टैक्स पेड अभी तक किया नहीं। आई होप इतना पोस्टिंग क्लियर है। कुछ नहीं तो एटलीस्ट इतना, अगर कंपलसरी क्वेश्चन आता है छोड़ना नहीं है, एटलीस्ट इतना तो करके आओ। और जब इतना कर लोगे तो बेसिक 3 एडजस्टमेंट है वो कर लोगे, और जब हो गया तो क्लोजिंग ही तो करने का, हो गया सम कंप्लीट। देगा ऐसा ही रहता है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इंटरेस्ट अक्रू ऑन इन्वेस्टमेंट 18,750। हमने जो इन्वेस्टमेंट किया उस पर ब्याज मिलने वाला है, मेरे लिए फायदा ही है। इनकम है, इंटरेस्ट इनकम है, हाँ या नहीं, इंटरेस्ट इनकम है तो इंटरेस्ट अर्न में ऐड कर दूंगा, क्रेडिट पे ऐड किया क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट, मिलने का बाकी है तो मेरा क्या बन जाएगा, अदर असेट्स। वापस सुनो, इंटरेस्ट अक्रू ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब है आपने जहां पे इन्वेस्टमेंट किया है ना उस पे आपको ब्याज मिलने वाला है। अभी तक मिला नहीं है, मिलने वाला है। जब ब्याज मिलने वाला है तो मेरा तो फायदा होगा, जो भी फायदा होगा वो इंटरेस्ट अर्न में जाएगा, बिकॉज इंटरेस्ट के अंदर इंटरेस्ट का ही इनकम दिखाना पड़ता है। तो ये इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट हुआ, क्रेडिट इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट, मिलने का बाकी है तो एनीथिंग रिसीवेबल इज माय असेट। अब असेट के शेड्यूल में मेरे पास कौन से असेट है, कैश असेट है, बैंक बैलेंस है, इन्वेस्टमेंट, एडवांस, इसमें तो वो आएगा ही नहीं। फिक्स असेट भी नहीं आएगा, तो अब किधर बच गया, अदर असेट, तो जाएगा किधर, अदर असेट्स में। समझ में आया? तो इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट 18,750 ये हो गया क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट, यहाँ पे डाल दिया। समझा या नहीं? बेसिक है, चांसेस है आया आया, नहीं आया नहीं आया, इतना समझ में आ गया? पक्का? अब बढ़ेंगे नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। द बिल डिस्काउंटेड शाल मैच्योर्ड ऑन 20 में। लोग मेरे पास बैंक के पास आते हैं और बिल देते हैं एडवांस में और चले जाते पैसा लेके, उसे कहते हैं बिल डिस्काउंट करवाना। बराबर है? बिल डिस्काउंट में क्या होता है, कस्टमर आता है ड्यू डेट के पहले, बैंक उसका बिल लेता है और बैंक उसे एडवांस दे देता है, बिल के बदले में एडवांस देता है। अब वो बिल मैच्योर्ड कब होने वाला था, 20 मई को, बट मेरा साल तो मार्च में ही खत्म हो गया था, मतलब मैंने मार्च में उसको एडवांस दे दिया था। तो अभी भी बिल में मैच्योर्ड होने का कितना महीना बाकी, पूरा अप्रैल का महीना और मई का 20 दिन। अप्रैल में कितने दिन होते, 30, और मई में कितने, 20। तो 20 और 30, 50 दिन अभी भी बाकी है। ये समझ में आया, हाँ या नहीं? नहीं, बिल डिस्काउंट शाल मैच्योर्ड ऑन 20th में, इंक्लूडिंग 3 दिन का ग्रेस भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। अगर नहीं रहता तो अपन 3 दिन ऐड करते, बट ऑलरेडी इंक्लूडेड है। एंड द रेट ऑफ डिस्काउंट इज 10%। रेट ऑफ डिस्काउंट कितना है, 10% है। ऊपर वाले ने भी मदद किया, कितना खुश हुई रे वो, बोली वाह, ऐसा ही कुछ भगवान करे हमारे साथ। मनाली में नहीं होएगा, मनाली में तो बरसेगा, ध्यान देते। तो सुजल यहाँ पे बोला है जो रेट ऑफ डिस्काउंट कितना था, 10% था ड्यूरिंग द ईयर प्रीमियम, बस इतना ही दिया है। तो अपने को ढूंढना पड़ेगा बिल डिस्काउंट है क्या अपने पास। जरा देखते हैं बिल डिस्काउंट कितना है, 18,25,000 है। कैलकुलेटर है अपने पास, वाओ। तो कैलकुलेटर पे 18,25,000 जरा लिखो, लिखा, उसपे से नंबर है बेटा 1, 8, 2, तो उसपे लिखते जाएगा, ऐसे लिखते हैं। लिखा इंटू 10% करेंगे तो 1,82,500 आएगा, बराबर है। लेकिन जो डिस्काउंट कर रहा है वो कितने दिन के लिए कर रहा है, 50 दिन के लिए। तो इंटू 50 डिवाइडेड बाय 360 कितना आया, 25,347। इसे कहते हैं रीबेट ऑन बिल डिस्काउंट। क्या कहते हैं, रीबेट ऑन बिल डिस्काउंट। अभी रीबेट ऑन बिल डिस्काउंट क्या है भाई, मार्च तक मुझे उसका पैसा मिला क्या, मिला है क्या? मैंने सामने वाले को 10% कम करके दिया रहेगा, फिर 10% तो मुझे अभी तक मिला ही नहीं है, मेरा क्या है, इस साल का लॉस है। समझ में आया क्या बोल रहा हूं? रीबेट ऑन बिल डिस्काउंट का मतलब कि भाई तुमने 31 मार्च तक सामने वाले को एडवांस तो दे दिया था, बट वो तो 20 तारीख को मिलेगा।
मतलब 31 मार्च तक वो पैसा मुझे मिला नहीं है, तो मेरे लिए तो लॉस हो गया। कितना लॉस हुआ? 10% लॉस हुआ। और वो जो लॉस इनकम है वो इनकम में से माइनस करना पड़ेगा। कौन सा इनकम? इंटरेस्ट एंड डिस्काउंटेड इनकम में से माइनस करना पड़ेगा। समझ में आ गया क्या? वापस आपने कमाया है, कितना कमाया? 42,50,000। किस चीज से कमाया? इंटरेस्ट और डिस्काउंट से कमाया। बट इसके अंदर जो डिस्काउंटेड इनकम है वो तो मेरे को मिला ही नहीं है अभी तक। मिला है क्या? वो 20 मई का है, अभी इस साल का मार्च तक का है क्या? नहीं, मतलब वो इनकम तो नहीं है, तो इनकम मेरे को इसमें से निकालना पड़ेगा, तो लेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लेस करेंगे रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट। इन्होंने डेप्रिसिएशन सॉल्व किया, बट यहाँ पे रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट कर देंगे। भाई रिबेट सॉल्व करवा देता हूँ। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट कितना? 25,000 आया, कितना है? अच्छा, तो इधर 365 से डिवाइड किया रहेगा, देख लो जरा। 18,25,000 इंटू 10% इंटू 50 डिवाइड बाय 365। ठीक है, मैंने 360 दिया था, 365 से डिवाइड किया, तो रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट कितना? 25,000। तो कितना लिखने का? 365 लिखो। 360 नॉर्मली होता है बैंकिंग वर्किंग के हिसाब से, बट इन लोगों ने 365 किया, तो 365 ही सॉल्व करना। 365 25,000। ये कौन सा इफेक्ट हुआ? इनकम होता है क्रेडिट, क्रेडिट साइड पे आपने माइनस किया, मतलब ये डेबिट हो गया। वो 25,000 डेबिट हो गया। दूसरा इफेक्ट देने का क्रेडिट। अभी जो रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट होता है ये वापस करना है, और वापस करना मतलब बैंक की लायबिलिटीज है, और लायबिलिटीज है तो अदर लायबिलिटीज अपने पास है रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट। 99.999% ये एडजस्टमेंट आएगा ही। तो रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट बाय हार्ट करना है तो कर लो। इंटरेस्ट अर्न में से माइनस होगा, और दूसरा इफेक्ट लायबिलिटी साइड पे ही जाएगा। इंटरेस्ट अर्न में से माइनस होगा और लायबिलिटी साइड पे ही जाएगा कंपलसरी। कैलकुलेट कैसे करते, क्यों करते, कंसेप्ट समझ में आ गया? खत्म। नेक्स्ट आ जाता हूं डेप्रिसिएशन के ऊपर। डेप्रिसिएशन के ऊपर एडजस्टमेंट था कि भाई हमको कितना परसेंट डेप्रिसिएशन देने का है? 5%। किस पे देने का है? ओपनिंग बैलेंस पे। तो 14,75,000 का 5% जरा कैलकुलेट करो कितना आ रहा है? 5% कैलकुलेट करो कितना आ रहा है? 73,750। अब असेट का वैल्यू कम किया तो नुकसान हो गया। अब नुकसान का इफेक्ट किधर जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट एंड लॉस मतलब ये है 13 से 16 तक। इसमें 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 तो कहाँ जाएगा? तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऑन प्रीमाइसेस 73,750। 12th में यही करते थे ना अपन, असेट में से कम, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस में। समझ में आ गया? हाँ। नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स, ये तो लास्ट में सॉल्व होगा। फिर दिया है आउट ऑफ लोन एंड एडवांसेस 625 आर सिक्योर्ड व्हाइल 250 आर गारंटीड बाय द डायरेक्टर फॉर बिल फॉर कलेक्शन। बिल फॉर कलेक्शन तो कंडीशन। अब ये क्या कहना चाह रहा है? आपने देखा रहेगा, आपने एडवांस दिया हुआ है, बिल डिस्काउंट, लोन, कैश क्रेडिट। तो ये शेड्यूल इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंटेशन देना पड़ता है। क्या प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा? कि जो तुमने लोन लिया है उसमें सिक्योर्ड लोन कितना है, अनसिक्योर्ड कितना है, गारंटी वाले कितने हैं। तो उसने बोला यहाँ पे प्रेजेंटेशन दो कि 6,25,000 सिक्योर्ड है। मैं ये सिंपल भाषा में बोल रहा हूँ कि एडवांस इतना ही है ना, 18,25,000 और 95, तो टोटल यही रहेगा, बदलने वाला नहीं है। अब उस टोटल का प्रेजेंटेशन सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, गवर्नमेंट का, खाली प्रेजेंटेशन देने का, इफेक्ट नहीं देने का। इफेक्ट तो ये ऑलरेडी हो गया है, तो खाली प्रेजेंटेशन मैंने अभी यहाँ पे दिया नहीं है, बट आपको क्या करना है, इसका टोटल लेना है, और ये टोटल ही आएगा, खाली उसमें सिक्योर्ड इतना, अनसिक्योर्ड इतना, गारंटीड बाय गवर्नमेंट इतना, बस यही करना है, उसी अमाउंट को प्रेजेंट करने का। क्लियर? बिल फॉर करेक्शन कंटीजेंट लायबिलिटीज खत्म हो गया आपका सम। अब क्लोजिंग करते, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे सिक्योर्ड, गारंटी, अनसिक्योर्ड, इसका टोटल लिया, और ये टोटल जो है 95 लाख प्लस 18,25,000 का टोटल है। आप इसको टोटल करके चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा बाइफर्केशन, क्योंकि ये 95 लाख ऊपर का था। 95 लाख प्लस 18,25,000 करो, टोटल कितना आ रहा है? देखो 95 लाख प्लस 18,25,000 टोटल करो कितना आ रहा है? 1,13,00,000। 1,13,00,000 का देखो ये प्रेजेंटेशन है तुम्हारा टोटल, ठीक है, और कुछ भी नहीं। चलिए आ जाते हैं अब टोटल करने के लिए। टोटल मार देते, यह टोटल, यस। पहले कैपिटल का टोटल ले लूंगा। कैपिटल देखो बैलेंस शीट बनाया, और ये प्रॉफिट एंड लॉस,
और ये आपका बैलेंस शीट। पहले प्रॉफिट एंड लॉस क्लोज होगा, फिर बैलेंस शीट क्लोज होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस का शेड्यूल में इंटरेस्ट अर्न का टोटल किया है क्या? हाँ सर, इंटरेस्ट अर्न का टोटल किया है। कितना है? 42,43,750 42,43,750 इंटरेस्ट अर्न। शेड्यूल नंबर 13 डाल देना। अदर इनकम का टोटल किया, ये इसमें से माइनस किया, 18,17,500 18,17,500। समझाइए। टोटल इसका 60,61,000। आप भी करो, अमाउंट में कुछ गड़बड़ रहेगा तो मालूम पड़ जाएगा। 42,43,750 18,17,500 टोटल आ गया तुम्हारा 60,61,250। बराबर है। अब एक्सपेंसेस में जाएंगे। 12,12,500 12,12,500 इसका टोटल 25,16,250 25,16,250 टोटल मारेंगे। इसमें से इसको माइनस करेंगे, 60,61,000 कितना है? हाँ, इधर 750 आ रहा है ना। हाँ, वही मैं बोला, इधर 500 और 700 दिख रहा है मेरे को। बराबर। तो यहाँ पे गड़बड़ है 750 का। तो 60,61,250 माइनस 37,28,750 23,32,500 ये मिल गया। अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन था, अगर आपको ध्यान होगा 40%, सॉरी टैक्स। तो जरा 23,32,500 का 40% कैलकुलेट करो। 9,33,000 9,33,000। तो 23,32,500 में 9,33,000 माइनस कर दो। अब जो बोल रहा हूं जरा ध्यान। आपको याद होगा मैंने एक टैक्स पेड नहीं लिखा था, कितना था वो अमाउंट? 2 लाख के आसपास था। 2 लाख ही था शायद, 2 लाख ही था। जो भी अमाउंट रहेगा, अगर क्वेश्चन मिल जाए तो अच्छा है। एक बार बैक करता हूं, फिर से बैक कर देता हूं। कोई नहीं, यहां पे आ गए। इनकम टैक्स पेड कितना? 2,25,000 ये अमाउंट मिल गया। चलिए आ जाता, जरा ध्यान। मैंने इधर कैलकुलेट किया 9,33,300 मुझे टैक्स पे करना है। कितना पे करने का? 9,33,000 टोटल टैक्स का एक्सपेंस है। 9,33,000 में से मैंने 2,25,000 ऑलरेडी टैक्स पेड किया हुआ है, जो मैंने इफेक्ट नहीं दिया था। तो अगर 9,33,000 में से 2,25,000 टैक्स पेड है तो बचा कितना? 7 लाख। ये आउटस्टैंडिंग है। देखो अभी जरा सुनो, अगर ये नहीं रहता तो इसका 2 इफेक्ट देना पड़ता। टैक्स का 2 इफेक्ट पे करना है, तो आपने इसमें से तो माइनस कर दिया, और दूसरा इफेक्ट जाता लायबिलिटी साइड पे, यहां पे अदर इनकम के यहां पे हम लिखते कितना? प्रोविजन फॉर टैक्स 9,33,000। 2 इफेक्ट देना है क्योंकि फाइनल अकाउंट कर रहे हो अभी। तो टैक्स का दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? एक तो आप इसमें से माइनस करोगे, एक्सपेंस हो गया। दूसरा आपकी लायबिलिटीज है, पे करना है तो लायबिलिटीज। लेकिन मैंने लायबिलिटीज में यहां पे 7,08,000 ही दिखाया। क्यों? तो 9,33,000 में से माइनस किया 2,25,000 जो मैंने पे किया था, तो बचा कितना? 7 लाख। तो 9,33,000 का इफेक्ट नहीं दिया, 7,08,000 का इफेक्ट दिया। समझा या बाउंसर गए? अब जो टैक्स पेड था मैंने उसमें से माइनस कर दिया, तो इसका इफेक्ट आ गया। तो एक्चुअल में टैक्स कितना है? 7,08,000। होप ये समझ में आ गया। पक्का? अगर इनकम टैक्स पेड ऐसा नहीं दिया रहता तो 9,33,000 ही इधर आ जाता, दूसरा इफेक्ट। ठीक है, पक्का समझा है? चलिए, तो 23,32,500 में से 9,33,000 माइनस करूंगा 13,99,500। तो ये आया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें हम ऐड करेंगे प्रॉफिट, ओपनिंग प्रॉफिट। कितना आ जाएगा ये? 20 लाख। ये समझ में आ गया बाबा? क्लियर? अब जो बोल रहा हूं जरा ध्यान से। मैंने एकदम क्लियर वर्ड्स में जब नॉर्मल सम करवा रहा था तब मैंने आपको बताया था, जो भी करंट ईयर का प्रॉफिट होता है बैंक क्या करता है, उसका 25% ट्रांसफर करता है स्टैट्यूटरी रिजर्व में।
तो ये मेरा करंट ईयर का प्रॉफिट है, इसका 25% मुझे ट्रांसफर करना है किधर, स्टैट्यूटरी रिजर्व में। तो 13,99,500 का 25% वैल्यू 3,49,875। एक इफेक्ट हो गया, दूसरा इफेक्ट देने का रिजर्व्स है, तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में यहां पे स्टैट्यूटरी रिजर्व 3,49,875। समझा, हाँ या नहीं? अब जो तुम्हारा प्रॉफिट है उसमें से ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, तो आपको ये आंसर आएगा और ये आपका नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट देख लो, 20 लाख में से स्टैट्यूटरी रिजर्व माइनस किया, इंटरिम डिविडेंड माइनस किया, तो 14,87,125 आया। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस रिजर्व्स एंड सरप्लस में जाएगा, इसलिए हम पहले इनकम का शेड्यूल क्लोज करते हैं, बाद में बैलेंस शीट का शेड्यूल क्लोज करते हैं। डन हुआ दिशा? अब नॉर्मल शेड्यूल सब बैलेंस शीट का क्लोज कर देते। कैपिटल सेम, रिजर्व्स एंड सरप्लस, डिपॉजिट्स, बोरोइंग्स, अदर लायबिलिटीज, कैश इन हैंड, बैलेंस विद आरबीआई, इसका टोटल किया, इन्वेस्टमेंट हो गया, इसका टोटल किया, फिक्स असेट, अदर असेट्स, खत्म। पोस्टिंग करते, कैपिटल में आते 37,50,000 हो गया, रिजर्व में, रिजर्व है 68,37,000, उसके बाद डिपॉजिट 2,13,75,000, बोरोइंग्स 55 lakhs, अदर लायबिलिटीज 7,33,000, 7,33,000 ना, तो इधर अमाउंट गड़बड़ दिख रहा है मेरे को, 7,33,000 आ जाएगा। हाँ क्या, ये यहाँ पे सिर्फ 25,000 डाला हुआ है। चलो इसका टोटल मार लो एक जन फट से, 7,33,000 ना, कर लो टोटल। करो टोटल। 3 करोड़ आया ना, समझा? इधर का भी टोटल कर लो, असेट्स का भी, असेट्स का भी टोटल कर लो। 27,50,000 पहले वाले का था, फिर 97,50,000, फिर 1,29,25,000, 1,13,25,000, 14,26,250, 18,750, कितना आया? 3,81,95,000। समझा? पक्का समझा है? पक्का समझा है? एनी डाउट एनीवन? दिस इज योर फाइनल अकाउंट। आपको एडजस्टमेंट में क्या एडजस्टमेंट आएगा एकदम क्लियर बता दो। एक तो आएगा रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट, ये जो रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट किया ना, ये आता ही है एक। दूसरा डेप्रिसिएशन, फिर एक है टैक्स, ये जो आपने टैक्स है, बस आपको इतना ही डिफिकल्ट आएगा, इससे ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगा। तो अगर ये सम समझता है, आप समझो कि आपने फाइनल अकाउंट कर लिया बैंकिंग, 12th का ही आता है, कुछ भी नया नहीं आएगा, इतना ही है बेसिक। इतना बड़ा सम आने के चांसेस कम रहते, बट क्योंकि 20 मार्क का सम है वो लोग ऐसा दे सकते हैं आपको, ठीक है। आपको 15 मार्क का सिलेबस में तो 15 मार्क का आ जाए, ठीक है। चलिए तो फिर आज के लिए इतना ही करते हो। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।